सो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं कंपोजिशन स्कीम को कि कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी क्या होता है जीएसटी के अंदर, कौन कौन से पर्सन्स को उसको ऑप्ट करना चाहिए और किसे उसे ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो आज पूरी कंपोजिशन स्कीम को समझेंगे हम जीएसटी की, और साथ के साथ उसके बाद आपको दिखाऊंगा कंपोजिशन सप्लायर जो होता है उसको कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। हमने टाइप्स ऑफ रिटर्न में समझा था कि दो रिटर्न्स एप्लीकेबल होती है कंपोजिट सप्लायर के लिए। एक होती है हमारी CMP 08 जो कि पेमेंट फॉर्म होता है, ध्यान करो, क्वार्टरली जिसको फाइल किया जाता है। दूसरी हमारी होती है एनुअल रिटर्न जिसको कि GSTR 4 बोलते हैं, जो कि एनुअली फाइल की जाती है एक बार। तो उन दोनों का प्रैक्टिकल समझेंगे बाद में। पहले एक बार थ्योरेटिकली देखते हैं, बेसिक समझते हैं कि भैया कंपोजिशन लेवी है क्या, व्हाट इज दिस कंपोजिशन स्कीम। चलिए चलते हैं सिस्टम पे, समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। देखिए सेक्शन नंबर 10 जो है, सेक्शन नंबर 10 के अंदर डिफाइन है कंपोजिशन लेवी। सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 1 जो है वो कंपोजिशन लेवी। देखिए दो स्कीम है, कंपोजिशन लेवी भी ना अब दो टाइप्स का हो गया है। सेक्शन नंबर जो सबसेक्शन 1 है 10 का, सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 1 वो डील करता है गुड्स के लिए। वहां वो बेसिकली अभी हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। वहां पर हम जो गुड्स में डील करते हैं यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स जो हैं उन, और खाली रेस्टोरेंट की जो सर्विस है, ये तीन मेन आप ध्यान रखो। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के अंदर हम तीन पर्संस को डील करेंगे, एक मैन्युफैक्चरर, दूसरा ट्रेडर ऑफ गुड्स और तीसरा रेस्टोरेंट की सर्विस बस। अब उसके अलावा जो सर्विस बची उनके लिए बेसिकली क्या है, सेक्शन नंबर 2 कैपिटल A जो कि बाद में ऐड हुआ है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 और 1 को समझते हैं कि भैया कंपोजिशन लेवी कौन कौन एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी में जाने के लिए। देखिए कंपोजिशन लेवी क्या है, स्मॉल टैक्स पेयर जो होते हैं ना, स्मॉल टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप जो है ना, आप इतने सारे कंप्लायंसेस मत करो जीएसटी के, इतनी सारी रिटर्न्स मत भरो जीएसटी की, इनपुट आउटवर्ड, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। आप क्या करो, आप छोटे बिजनेसमैन हो, इतने कंप्लायंसेस के चक्कर में क्यों पड़ते हो, आपको हम एक इजी सॉल्यूशन देते हैं। आप एक कंपोजिशन लेवी स्कीम बनाते हैं आपके लिए, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हो जाओ। ध्यान करो, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा था एक ऑप्शन आती है, टैब आती है, लिखा होता है कंपोजिशन सप्लायर। तो वहां पर अगर आप इनेबल करते हो, मैंने आपको बताया था, हम बाद में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन सप्लाई क्या होती है, कंपोजिट सप्लायर कौन होता है। वहां पर अगर हम इनेबल कर देते तो वो वाली रजिस्ट्रेशन जो होती हमारी कंपोजिट सप्लायर के लिए होती। तो वही वाला जो कंपोजिट सप्लायर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हु इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1। अब ये दो सेक्शन ध्यान रखना, एक है सबसेक्शन 1 जहां पर हम डील करेंगे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस। दूसरा है हमारा सेक्शन नंबर 10 2 कैपिटल A जहां पर हम डील करेंगे हमारे एक्सक्लूसिव जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए वो वाला सेक्शन है, और वो बाद में ऐड हुआ है। 2 कैपिटल A जो सबसेक्शन है वो बाद में ऐड किया था। अभी हम पढ़ते हैं 10(1) को। तो देखिए 10(1) में आप कब एलिजिबल हो, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं। टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बताओ, 19 एंड 20। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 CR है और 75 लाख ना, 75 लाख ना, कुछ जो छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए इस टर्नओवर की लिमिट को कम कर दिया गया। कौन कौन से स्टेट्स हैं, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। देखो कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इन 8 स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स बचते हैं हमारे इंडिया के, उन सारे स्टेट्स में लिमिट क्या है 1.5 करोड़, और इन 8 स्टेट्स के अंदर लिमिट क्या है 75 लाख। तो यानी अगर आपकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गई ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप कंपोजिशन जो लेवी है इसमें इसको ऑप्ट नहीं कर सकते हो। आपको रेगुलर वाली सप्लाई के अंदर ही जाना पड़ेगा। ध्यान करो, हमने समझा था दो तरीके के होते हैं सप्लाई, जीएसटी के अंदर दो तरीके के टैक्स पेयर होते हैं जनरली। एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर। रेगुलर टैक्स पेयर कौन सी रिटर्न फाइल करता है बताओ, GSTR 1, GSTR 3B, और अपनी वो एनुअल रिटर्न कहां फाइल करता है, GSTR 9। आया आपको ध्यान में। हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट वालों के लिए, तो कंपोजिट वालों के लिए क्या लिमिट है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है। अच्छा अब एक पॉइंट आता है यहां पर, टर्नओवर का मतलब क्या होगा, टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्ट टर्नओवर, या नील रेटेड सप्लाई की है वो वाली टर्नओवर, कौन सी टर्नओवर होगी। तो टर्नओवर में सारी की सारी टर्नओवर आपको इंक्लूड करनी है, यानी एग्जम्प्ट सप्लाईज भी, नील रेटेड सप्लाईज भी,
सारी की सारी सप्लाईज आपको यहां पर इंक्लूड करनी है। इंटर स्टेट सप्लाई में क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई आप कंपोजिट में नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। अभी डिटेल में समझेंगे, सारे पॉइंट समझेंगे। अभी तो बेसिक एलिजिबिलिटी समझ रहे हैं कि जी आपकी टर्नओवर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर के अंदर। ओके जी, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हो। देखो क्या क्या इंक्लूड होता है, मैंने यहां पे दिया हुआ है। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीरो एक्सपोर्ट सप्लाई जिसको कि हम जीरो रेट सप्लाई बोलते हैं, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंपाउंडेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अब यहां पर एक पॉइंट समझो, पैन बेसिस पर करना है आपको। मान लो एक सप्लायर है, एक टैक्स पेयर है, दिल्ली में उसके 2 ऑफिस है और वो 2 रजिस्ट्रेशन नंबर उसने लेना चाहता है, वो दोनों की टर्नओवर आप ऐड करके देखोगे 1.5 करोड़ या फिर अलग अलग चेक करोगे। तो देखो क्या लिखा है, कंपाउंडेड करना है आपको पैन बेसिस पर, यानी पैन नंबर जब पर्सन एक है तो दोनों हो सकता है जीएसटी नंबर अलग हो, एक पैन से 2 जीएसटी नंबर, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन पैन है वो तो एक ही रहेगा ना दोनों केस में, भले ही 2 ऑफिस है लेकिन दोनों का पैन नंबर सेम रहेगा। तो पैन बेसिस पर आपको कंप्यूट करनी है और एग्रीगेट करके, यानी दोनों ऑफिस की ऐड करके आपको टर्नओवर यहां पे कंसीडर करनी है। ठीक है जी, ये तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था टर्नओवर से रिलेटेड। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु इज नॉट एलिजिबल टू अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के अंदर कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो देखो बहुत ध्यान से, एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूसिवली। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड पता है कौन सा है, मैं बताता हूं आपको। आप एक्सक्लूसिवली सर्विस नहीं देते। एक्सक्लूसिव सर्विस मतलब देखो आप गुड्स बेच रहे हो, गुड्स के साथ आप इंश्योरेंस देते हो, वारंटी देते हो, ये बहुत जनरल होता है। मतलब आप कोई गुड बेच रहे हो तो उसकी रिप्लेसमेंट वारंटी देते हो, उसको रिपेयर कराने की, वो तो सर्विस में ही काउंट होता है ना। तो वो तो बहुत जनरल चीज है, गुड्स के साथ में आप दे रहे हो, वो उससे रिलेटेड है, एंसिलरी है। बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव एक्सक्लूसिवली सर्विस देना नहीं है। आप एक्सक्लूसिवली कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हो, आपने खाली जो गुड्स बेची आप उसकी इंश्योरेंस कराते हो, उसकी वारंटी आप देते हो। इसका मतलब क्या, आप सर्विस तो दे रहे हो बट वो रिलेटेड टू गुड्स है। यहां पर बात हो रही है किसकी, एक्सक्लूसिव सर्विस। एक्सक्लूसिव सर्विस का मतलब आप जो है, आप कोई इंश्योरेंस की कंपनी हो, आप एक इंश्योरेंस की कंपनी हो, उस केस में आपके लिए वो एक्सक्लूसिव सर्विस होती है। ठीक है, इस पॉइंट को समझे आप। तो अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस दे रहे हो तो आप सेक्शन नंबर 10(1) में नहीं आओगे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम बनाई फिर। अच्छा, छोटे छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर हो गए, हमारे सैलून स्पा वगैरह हो गए, हमारे जिम ट्रेनर्स हो गए, टेलर वगैरह हो गए, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो भी स्मॉल है, अब अगर उनके लिए क्या कोई कंपोजिशन लेवी नहीं है, तो देखिए पहले नहीं थी, जब जीएसटी आया था तब उनके लिए नहीं थी, लेकिन अब उनको नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जिसको कि इन्होंने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2019 जो आया सेकंड वाला, उसमें इन्होंने इस लॉ के अंदर ही उसको वो कर दिया, ऐड कर दिया। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 2 कैपिटल ए के अंदर, अभी हम इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे, वो सर्विसेज के लिए होता है जो एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए कंपोजिशन लेवी। लेकिन सेक्शन नंबर 10(1) के अंदर वो कवर नहीं होंगे। ओके जी, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरे पॉइंट पे आओ, एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी नॉन जीएसटी सप्लाईज जो है, अगर आप वो करते हो तो आपको नॉन जीएसटी सप्लाई कौन कौन सी होती है, हमारी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है, वो नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर आते हैं। तो अगर आप वो सप्लाई करते हो तब भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो। 10(1) वाली जो कंपोजिशन है वहां। आगे देखो, एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे, अच्छा यहां पे मैंने 2 वर्ड मार्क किए हैं, एक आउटवर्ड और एक गुड्स। क्या एक कंपोजिट डीलर, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अभी मैंने इसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया, फिर भी मुझे एक जवाब दो, क्या एक कंपोजिट डीलर इंटरस्टेट परचेज कर सकता है? यहां पर देखो मैंने आउटवर्ड को बहुत हाईलाइट किया है, इसको देखो, आउटवर्ड वर्ड को देखो, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं कर सकता भैया। देखो ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉट एलिजिबल टू कंपोजिशन लेवी, यानी अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो गुड्स की तब तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी एक सिंपल एग्जांपल, दिल्ली से आप बेंगलोर कोई माल भेजना चाहते हो अगर, या भेजते हो, आप उसमें एंगेज्ड हो, एंगेज का मतलब आप भेज रहे हो, तो आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, या फ्यूचर में भेजना भी चाहते हो तब भी आप कंपोजिशन को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या आप बेंगलोर से यहां पर दिल्ली में माल खरीद सकते हो? मैं बेचने, आउटवर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं इनवर्ड की बात कर रहा हूं। क्या मैं बेंगलोर से माल मंगाकर दिल्ली में बेच सकता हूं अंडर कंपोजिशन स्कीम? बताओ, आंसर दो।
आंसर आंसर आंसर, क्या मैं चाइना से माल मंगाकर दिल्ली में बेच सकता हूं एज अ कंपोजिट डीलर? आंसर इज यस, आप बेच सकते हो, क्योंकि मना किया है खाली इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। पॉइंट समझे आप? इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं करनी है आपको, इनवर्ड सप्लाई आप कर सकते हो। आप चाइना से माल मंगाकर दिल्ली में बेच सकते हो, अगर आप अदर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, आप एलिजिबल हो अपना कंपोजिशन लेवी लेने के लिए। ठीक है, तो ये आउटवर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आओ। फोर्थ पॉइंट का है एंगेज इन सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा है, आप सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आप जो है सेल कर रहे हो अपनी गुड्स। सिंपली बोलो ऑनलाइन सेलर बोलते हैं हम उनको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, जो कि सपोज अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ई कॉमर्स एग्रीगेटर हो गए, वो तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो उनके ऊपर गुड्स बेचना चाहते हैं, अगर मैं अमेजोन पे अपना कोई गुड्स बेचना चाहता हूं, उस सिचुएशन में भी मैं कंपोजिशन लेवी के अंदर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि उनको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैं ऑनलाइन सेलिंग वाले केस में भी कंपोजिशन लेवी के अंदर नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपको क्लाइंट को गाइड करना है या क्लाइंट को बताना है कि भाई बेनिफिट्स क्या है कंपोजिशन लेवी के, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है कंपोजिशन लेवी में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। चलिए लास्ट है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो गवर्नमेंट ने मना किया आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको की मैन्युफैक्चरिंग में आप जो है वो नहीं ले सकते हैं कंपोजिशन लेवी। ये हमने पढ़ा कि कब आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते, सेक्शन नंबर 10(1) वाली। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कंपोजिशन लेवी की, सेक्शन नंबर 10(1) की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। देखिए, कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। ऑब्वियसली बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रखा है इन्होंने क्या बोला, मैं आपको थीम समझाता हूं। गवर्नमेंट ने बोला कि कंपोजिशन लेवी में हम क्या करेंगे, आप गुड्स बेचो, आप गुड्स खरीदो, ना तो बेचते टाइम टैक्स कोई जीएसटी कलेक्ट करो, ना ही आप खरीदते टाइम कोई जीएसटी आपको इनपुट मिलेगा। ठीक है, भले ही इनपुट लग के आया आपके पास, लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। यार B2B आप परचेज कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास इनपुट लग के आया हो, लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मत सोचना आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ना ना ना, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको उसका। बस आपको क्या करना है, आया अपनी बुक्स में से उसको क्या करो, अपना पूरा का पूरा खर्चा दिखा दो, आपको उसका क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल, जितनी आपने सेल करी उस सेल का हमको जो भी रेट, अभी रेट समझेंगे क्या क्या रेट्स है, 3 रेट्स है, उस रेट के अकॉर्डिंग हमको टैक्स दे दो। इतना सिंपल प्रोसेस बताओ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि कंपोजिट सप्लायर जो है कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। भैया टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके जी, सेकंड पॉइंट पे आओ, कंपोजिट सप्लाई इज नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये भी पॉइंट हमने समझ लिया, ना तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ना ही आप अपने फर्दर जो इनवॉइस पे है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। अगला पर्सन, ही इज नाइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, इनको जो है ये वाला बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता कंपोजिशन स्कीम का। आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते अगर आप कंपोजिट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो क्या है, ही शैल मेंशन वर्ड। अब ये कुछ मतलब रूल्स में ये डिफाइन किया हुआ है कि आपको ना कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन जो है नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, ये अपने बिल्स के अंदर ना ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो है कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हो और आप यू आर नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। जो और आप ना बिल क्या भेजोगे, आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, आप जो है इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। कंपोजिट सप्लायर जो है इनवॉइस इशू नहीं करता, फिर वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं उसको। जीएसटी में उसका वर्ड जो है वो बिल ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे और बिल ऑफ सप्लाई के देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ऑन द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ पर वर्ड इनवॉइस यूज नहीं है, वर्ड क्या यूज है, बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना पड़ेगा आपको कि आप कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हो और नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। लास्ट हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या है, ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस एंड साइन बोर्ड। जितने भी नोटिस एंड साइन बोर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। ओके जी, चलिए आगे रेट ऑफ टैक्स देख लो क्या है रेट ऑफ टैक्स। देखिए मैंने आपको 3 कैटेगरी समझाई थी स्टार्टिंग में, एक हम मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड लास्ट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड लास्टली रेस्टोरेंट सर्विस नंबर 3। और इनके रेट्स देखो कैसे डिफाइन किए हुए हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए तो भैया बस 1%, जितना 1% किसका हुआ है बताओ, टर्नओवर का 1% देना होता है। और रेस्टोरेंट सर्विस में क्या है 5%, जितना आपका टर्नओवर है उस टर्नओवर का 5% आपको देना होता है। ये हमारा रेट ऑफ टैक्स होता है सेक्शन नंबर
10 सबसेक्शन 1 के अंदर। अभी हम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। अच्छा गाइस, ये जो नोट्स हैं आप रिसोर्सेज में जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्यूचर में आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब एक कंसेप्ट इसी के अंदर ऐड हुआ, ये भी बाद में ऐड हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं था, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। अब पहले इसको पढ़ने से पहले ना एक चीज समझो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो साथ में आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया आप गुड्स कोई बेचते हो तो उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज भी होती हैं जनरली बिजनेस में। आप कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लो, कुछ ना कुछ सर्विस उससे रिलेटेड होती हैं। आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, उसका इंश्योरेंस देते हो, नहीं देते हो? बहुत जनरल चीज है वो तो कोई नई चीज नहीं है। आप उसका इंश्योरेंस करवाते हो, या फिर इंश्योरेंस नहीं कराते तो आप क्या कराते हो भाई, उसमें वारंटी देते हो। तो ये सारी चीजें बहुत जनरल ही हैं, तो आप उनके साथ साथ जो है वारंटी और इंश्योरेंस भी देते हो, तो वो तो एक सर्विस की कैटेगरी में आ गई। अब अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिल पाएगा, अब आप तो फंस गए। आप तो छोटे टैक्स पेयर हो, और छोटे टैक्स पेयर के बाद भी आपको कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो अपनी गुड्स के साथ में एक वारंटी या इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर देते हो। गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, और समझने के बाद ये बाद में ऐड हुआ। मैंने आपको बताया ना, ये स्टार्टिंग से नहीं था, ये मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस वाला कंसेप्ट बाद में इसको ऐड किया गया, सेक्शन 10(1) के अंदर ऐड किया। यानी जो गुड्स की बात, यानी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस वालों की बात ही कर रहे हैं अभी हम। तो भाई फंडामेंटली कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 कैन बी अवेल बाय सप्लायर ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। 10(1) हम गुड्स के लिए पढ़ रहे हैं, एंड ओनली वन सर्विस, एक गुड्स कौन किस किस में आ गई, देखो मैन्युफैक्चर ट्रेड में गुड्स आ गई, और रेस्टोरेंट सर्विस, ये तीन चीजों के लिए सेक्शन 10(1) बना है। सेक्शन 10(1) की कंपोजिशन लेवी बनी हुई है। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस वेयर मैन्युफैक्चर ट्रेडर आल्सो एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ट्रेडर भी कभी कभी ऐसा देखा गया है बहुत जनरली कि वो भी क्या होता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कुछ पोर्शन की, तो उसका बेनिफिट के लिए यहां पर एक मार्जिन, आपको मार्जिन ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया गया कि आप एक मार्जिन तक जो है ना प्रोवाइड कर सकते हो सर्विसेज भी। अब वो मार्जिन क्या है देखो, कीपिंग इन व्यू द अबव सिचुएशन, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 10(1) which allow the supplier of goods to supply service up to a certain limit। अच्छा, वो लिमिट क्या है? आप एक लिमिट तक सप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी लिमिट है, चलिए समझते हैं। पहले ये 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। नाउ इसके मैंने दो एग्जाम्पल, अच्छा इसको थोड़ा मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। लेट सपोज मेरी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपीज थी, ओके। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 40 लाख रुपीज थी। बताओ करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं कितने तक की सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता हूं? मैं एक ट्रेडर हूं, गुड्स में ट्रेड करता हूं, लेकिन कुछ सर्विसेज भी मैं दे देता हूं साथ में, इंश्योरेंस वगैरह की, या अपनी वारंटी दे देता हूं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो सर्विसेज भी मैं कितने तक की दे सकता हूं बताओ मेरे को। लॉ ने मेरे को बोला 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख विच एवर इज हायर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की टर्नओवर मेरी 40 लाख है, उसका 10% 4 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी मैं करंट ईयर में 5 लाख तक की जो है वो दे सकता हूं। दूसरी सिचुएशन, 60 लाख रुपीस की मेरी टर्नओवर है, ओके। 60 लाख की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। बताओ करंट ईयर में मैं कितना मैक्सिमम मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता हूं? मैं एक ट्रेडर हूं, सेम सिचुएशन, ट्रेडर ही हूं मैं अभी भी, तो या तो 5 लाख या फिर 10% ऑफ टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 60 लाख का 10% 6 लाख या 5 लाख विच एवर इज है, तो मैं 6 लाख तक की जो है वो कर सकता हूं प्रोवाइड मार्जिनल सर्विसेज। अच्छा गाइस, ये दो मैंने ना इसके 2-3 यहां पर एग्जांपल्स दिए हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लेना। बहुत सिंपल एग्जांपल है और विद सॉल्यूशन भी है इसके, आप पढ़ लेना, नोट्स रिसोर्सेज में से डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर लेना। चलिए, ये हमारा कंसेप्ट जो था, ये था हमारा सेक्शन नंबर 10(1) का कंसेप्ट। यानी जब आप तीन हो या गुड्स के अंदर, मेजॉरिटी जो सेक्शन 10(1) आया था ना वो गुड्स के लिए आया था। आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, और एक सर्विस खाली इंक्लूड करी इन्होंने, एक कौन सी बताओ? रेस्टोरेंट वाली सर्विस। चलो गाइस, अब डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 10(2)(a), उसका जो सबसेक्शन 2(a) है, जो बाद में इंसर्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था, जो एक्सक्लूसिवली सर्विसेज के लिए होता है, जिम ट्रेनर, पार्लर वगैरह, ये जो सर्विसेज, छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए जो है एक कंपोजिशन स्कीम आई थी। देखिए, जो स्कीम आई थी, ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 से आई थी, एंड बाद में फिर जो फाइनेंस एक्ट सेकंड पार्ट आया था 2019 वाला, उसमें क्या करा, इस नोटिफिकेशन को इन्होंने एक्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया सेक्शन नंबर 10(2)(a) के अंदर। ना इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया है। चलिए समझते हैं सीधा, हु इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर दिस सेक्शन,
यानी सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। देखिए, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बताओ कितनी है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अच्छा, सेक्शन 10(1) में जहां पर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट वाले इंक्लूड होते थे, वहां पर कितनी टर्नओवर पड़ी थी हमने, 1.5 करोड़ और 75 लाख थी 8 जो हमारे स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है वहां पर। यहां पर स्पेशल कैटेगरी के स्टेट को नहीं बांटा अलग से, सीधा सीधा बोला आपकी अगर 50 लाख से कम है तब आप जो है एलिजिबल हो। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग सर्विस। मैंने आपको एक्सक्लूसिवली का मतलब बता दिया, यानी आप खाली सर्विस प्रोवाइड करते हो, ऐसा नहीं है आप गुड्स दे रहे हो और गुड्स के साथ में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा। यानी एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर लाइक कौन होते हैं बताओ, जिम ट्रेनर, ब्यूटी पार्लर और टेलर जो होते हैं वो, और स्मॉल कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं, एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स होते हैं, तो ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन छोटे लेवल पे। तो इनको जो है बेनिफिट देने के लिए क्या किया गया, इस सेक्शन के अंदर जो है उनकी लिमिट कितनी, 50 लाख से कम की अगर आपकी टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन लेवी के अंदर आ सकते हो। ओके जी, तो ये हमारा था एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए 2.2 हु इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। यहां पर कंडीशन सिमिलर ही कंडीशन है जो हमने 10(1) के अंदर पढ़ी, वही सिमिलर कंडीशन यहां पर है 10(2) कैपिटल ए के अंदर। देखिए, एंगेज इन सप्लाई ऑफ विच इज नॉट लेवल, नॉन जीएसटी सप्लाई जो है कौन कौन सी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अलावा जो हमारी अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है वो करते हो आप तो नहीं हो। एंगेज इन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहां पर ये चीज तो सेम है आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन यहां पर गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड कर दी। ऊपर जो हमने पढ़ा था, क्योंकि वो गुड्स के लिए बना था ना, 10(1) जो हमने पढ़ा था वहां पर खाली हमने समझा, यहां पर लिखा हुआ था गुड्स, यहां पर ओनली गुड्स था 10(1) के अंदर, लेकिन यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों वर्ड यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, एंगेज इन सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने आपको समझा दिया, सिमिलर है जो हमने ऊपर पढ़ा था ऑनलाइन सेलर। और एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये भी सेम है, हमने ऊपर पढ़ लिया था। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10, तो अगर एलिजिबल हो आप किसके लिए, सेक्शन 10(1) है, सॉरी यहां पर मैंने 1 नहीं लिखा, ये सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 है यहां पर। तो अगर आप बताओ जो अभी हमने पढ़ा वो वाला सेक्शन, तो अगर 10(1) के अंदर आप कवर हो, 10(1) में आप एलिजिबल हो, तो आप यू आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2) कैपिटल ए। तो इसका मतलब अगर आप वहां कवर होते हो तो आप यहां पर रजिस्टर नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट्स थे नॉन एलिजिबिलिटी के। इन सिचुएशन में आप एलिजिबल नहीं हो सेक्शन 10(2) कैपिटल ए के लिए। आगे चलिए, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगी जी वो चेक कर लेते हैं। देखिए, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 10(2) है। अब ये सेक्शन 10(2) ए की रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर भी सिमिलर सी ये भी रिस्ट्रिक्शन सिमिलर है। कैन नॉट कलेक्ट टैक्स और कैन नॉट, आप जो है नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा, नाइदर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होने चाहिए। आपको जो क्या लिखना पड़ेगा, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, और ही शैल मेंशन कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड पे। यानी ये तो बिल्कुल सेम कंडीशन जो हमने पढ़ी थी 10(1) वाली, वो सेम कंडीशन सारी की सारी हैं ये वाली। रेट ऑफ टैक्स देख लीजिए, रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स बताओ, 10(1) जो अभी हमने पढ़ा वहां पर रेट ऑफ टैक्स क्या था, वहां पर कैटेगरी क्या थी हमारी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर पे बताओ हमने कितना रेट पढ़ा, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का रेट था 1%। अच्छा 1%, एक चीज समझो, 1% मैं बता रहा हूं ये टोटल है। टोटल का मतलब क्या, उसमें से 0.5% होगा सीजीएसटी का, 0.5% होगा एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजी दोनों का है। मैं आपको जो रेट बता रहा हूं ये टोटल रेट है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि 6% सीजीएसटी 6%, ऐसा नहीं है, टोटल रेट है ये। 6% रेट है हमारा 10(2) में। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तब आपका रेट कितना है बताओ, 6% है। अच्छा, और ऊपर कितना रेट था बताओ, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के लिए 1% था और हमारे रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% था। और नीचे यहां पर सेक्शन 2 कैपिटल है, यानी एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर हो और कंपोजिशन लेवी लेते हो तो कितना रेट होगा बताओ, 6% होगा टोटल, यानी 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी। ओके जी, अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा हो गई बट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझ लो। देखिए, व्हेन कंपोजिशन स्कीम एक्सपायर, आपकी कंपोजिशन स्कीम कब एक्सपायर होगी,
तो 3.1 टैक्स पेयर सीजेस टू सर्टिफाई प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। बताओ प्रिस्क्राइब कंडीशन हमने पढ़ा, कितनी सारी प्रिस्क्राइब कंडीशन हमने पढ़ ली भैया। आपकी टर्नओवर लिमिट कम होनी चाहिए और साथ के साथ आप जो इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करोगे, आप कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। आप अगर कोई भी कंडीशन टूटती है तो जब वो कंडीशन टूटी आप जो है क्या करोगे, आप कंपोजिशन लेवी से आप आ जाओगे नॉर्मल रेगुलर जो टैक्स पेयर होता है, रेगुलर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। वो पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है। तो कोई प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन जो है अगर वो टूटती है, पहला पॉइंट वो है, तो आपकी जो कंपोजिशन लेवी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन टैक्स पेयर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, जब टैक्स पेयर खुद विड्रॉल करना चाहता है अपने को उससे निकाल के रेगुलर में अगर वो आना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंडेड टू विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल बिफोर डेट ऑफ सच विड्रॉल फाइल एन एप्लीकेशन। विड्रॉल से पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, कहां पे, जीएसटीएन के कॉमन पोर्टल पे। अच्छा, इफेक्टिव डेट कब से होगी, इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉल फॉर द कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन दिस एप्लीकेशन बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आप फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग होती है उससे पहले से, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर से आप जो है उसको विड्रॉल नहीं करा सकते हैं। तो ये पूरा जो है एक ब्रीफ थ्योरी मैंने आपको समझाई कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन की। अब इस थ्योरी के बाद अब चलते हैं हम, अब चलेंगे अपने जीएसटीएन के पोर्टल पे चलेंगे। जीएसटीएन के पोर्टल पे हम समझेंगे कि आपको सीएमपी 08 कैसे फाइल करनी है, उसके बाद समझेंगे आपको जीएसटीआर 4 कैसे फाइल। सीएमपी 08 वैसे मैं बताऊं बहुत ही सिंपल रिटर्न है, इतना कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या करना है वहां पे, टर्नओवर डालना है। टर्नओवर का आपका जो भी रेट है, अगर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है तो बताओ कितना परसेंट होगा, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% 1% टोटल था ना, 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी होगा। अगर मान लो हमारा ये रेस्टोरेंट सर्विस का आपका है कंपोजिट डीलर, तो कितना परसेंट होगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। आईजीएसटी नहीं आएगा क्या, आईजीएसटी बताओ, आईजीएसटी नहीं आ सकता, आईजीएसटी नहीं आ सकता ना। अभी हम आईजीएसटी अभी तो समझाया, इंटरस्टेट सप्लाई में आप एंगेज नहीं हो सकते ना। अच्छा, डिसएडवांटेजेस, यही डिसएडवांटेजेस है कि ना तो आप इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज हो सकते हो, आप आउटवर्ड सप्लाई, ध्यान रखना पॉइंट को, आउटवर्ड सप्लाई आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते हो, इनवर्ड आप कर सकते हो। तो अगर आउटवर्ड आप इंटरस्टेट नहीं करोगे तो आईजीएसटी कैसे आएगा बताओ, सेम स्टेट में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है।